नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा कि पिछले महीने भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, लेकिन उस दौरान कुछ कारणों की वजह से अग्नि 5 की ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया था और डीआरडीओ की तरफ से बताया गया था कि अब इसको 20 दिनों तक पोस्टपोन किया गया है। और अभी एक बार फिर से भारत की तरफ से एक और नोटम वार्निंग को इशू किया गया है और ये वार्निंग पिछली बार की वार्निंग के साथ लगभग सिमिलर दिख रहा है और सेम एरिया के ऊपर इस वार्निंग को इशू किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि जिस मिसाइल को 23 और 24 सितंबर के बीच करने का प्लान किया गया था उसे अभी 27 और 28 अक्टूबर के बीच करने का प्लान किया गया है। ये टेस्ट काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि इसमें भारत MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने वाला है, जिसमें एक ही मिसाइल के अंदर हम मल्टीपल वॉरेट को कैरी कर सकते हैं और स्ट्राइक कर सकते हैं। इसी के साथ ही डीआरडीओ की तरफ से हाल ही में ही अग्नि प्राइम मिसाइल के टेस्ट को किया गया था, जो कि 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। और अभी भारत की तरफ से अग्नि 4 की भी एक प्राइम वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें मोस्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, जिस वजह से ये मिसाइल अपने पुराने वेरिएंट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हल्का होने वाला और साथ ही काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी होने वाला है। और इस मिसाइल को आगे चल के हम अग्नि 4 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला अपडेट K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को लेके। आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से जब साउथ कोरिया से K9 वज्र टी गन को ऑर्डर किया गया था और इनिशियली इन गन के लगभग 100 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन अभी इन 100 गन की डिलीवरी लगभग कंप्लीट हो चुका है और अभी आर्मी की तरफ से इन गन्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय भी किया जा रहा है। और पिछले कई महीनों से इन गन्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेस्ट करने के बाद आर्मी अभी इन गन्स की परफॉर्मेंस से काफी खुश है और अभी आर्मी की तरफ से इसके एडिशनल ऑर्डर को भी प्लेस करने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। LNT की बात करें तो LNT की तरफ से इन गन्स को काफी जल्द ही आर्मी को डिलीवर किया जा रहा है और अगर अभी एडिशनल गन के लिए भी ऑर्डर को प्लेस किया आता है तब भी LNT की तरफ से इन सभी गन को 1 साल के अंदर ही आर्मी को डिलीवर कर दिया जाएगा और इसके बाद LNT की जो फैसिलिटी है वहाँ पे खाली पड़ने वाली है। तो हमारा जो मेक इन इंडिया प्लान था वो यहाँ पर पूरी तरीके से सफल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर इन गन्स को बस 100-150 की मात्रा में हम लोग बनाते हैं तो ना तो इससे हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी को कोई फायदा होने वाला है और ना ही इससे हमें कोई फायदा होने वाला है। इसी वजह से अभी इन गन्स को किसी तीसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया है और अभी भारत की तरफ से साउथ कोरिया के साथ इसको लेके बातचीत शुरू किया जा रहा है कि भारत में अभी K9 वज्र टी गन्स की जो वेरिएंट को बनाया जा रहा है इसे आगे चल के अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान किया जाएगा और अगर ऐसा किया गया तो ये भारत में बनने वाले K9 वज्र टी गन्स को अलग अलग देशों को आगे चल के एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसमें आगे चल के लॉन्ग टर्म बेसिस में हमें और हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनी दोनों को फायदा होने वाला है। अगर सिर्फ अभी इंडियन आर्मी की ऑर्डर पूरा होने तक ही हम इनको बनाते और फिर इनकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है तो जो भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से इन गन्स को किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर बनाया गया होगा तो उसके बाद उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी और उसको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है और ना ही इससे हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कुछ महीने पहले ये अपडेट सामने आया था कि वियतनाम की तरफ से अपनी पुरानी MiG-21 फ्लीट को ड्रोन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और उसके बाद भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से यही सुझाव दिया जा रहा था कि अगर भारत अपने पुराने MiG-21 को रिटायर करने के बाद इनको ड्रोन्स में कन्वर्ट कर देता है तो ये काफ़ी हद तक काम आ सकते हैं, लेकिन MiG-21 को ड्रोन में कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं है और इसकी टेक ऑफ करने की या लैंडिंग करने की जो स्पीड है वो वर्तमान की किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले सबसे मुश्किल माना जाता है। इसीलिए इस प्रपोजल को इतना अहमियत नहीं दिया गया था, लेकिन अभी सैटेलाइट इमेज में देखा गया कि चाइना की तरफ से भी ताइवान के साइड में अपनी J6 फाइटर जेट की एक अच्छी खासी फ्लीट को तैनात किया गया है। अब J6 की बात करें तो ये सोवियत ओरिजिन MiG-19 की एक कॉपी है और इसको 50s के दौर में बनाया गया था, जो कि वर्तमान की किसी भी फाइटर जेट का सामना नहीं कर सकता है। तो सवाल ये कि इसको चाइना की तरफ से इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। पहला पॉसिबल चांस ये हो सकता है कि चाइना की तरफ से इनको रिटायर कर दिया गया है तो इनको चाइना स्क्रैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन एयरक्राफ्ट को भी चाइना के स्ट्रेटेजिक एयरवेज में देखा जा रहा है।
तो ये बात अभी संदेह करने पर मजबूर कर रहा है कि चाइना की तरफ से इनको रिटायर करने के बाद इनको किसी न किसी चीज के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब 2013 में एक रिपोर्ट सामने आया था कि 2010 के आसपास जब चाइना की तरफ से अपनी एयरफोर्स से सारी J-6 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया गया था, तो उसके तुरंत बाद ही चाइना की तरफ से इनको यूएवीज में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया था और अभी लगभग 50 के आसपास J-6 फाइटर जेट को चाइना की लियांचिन एयरवेज में देखा गया है। अब यहाँ पर हो सकता है चाइना की तरफ से अपनी इन 50 J-6 फाइटर जेट को अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर दिया गया होगा, जिनको इसी वजह से स्ट्रेटेजिक एयरवेज में रखा जा रहा है। अब इन एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनमें मॉडिफिकेशन करने के बाद भी इनमें हम लोग बहुत ज़्यादा वेपन को कैरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये 2 क्लोज रेंज की मिसाइल को कैरी कर सकते हैं और इसके लिए इन फाइटर जेट को कुछ हद तक मॉडिफाई किया जा सकता है या फिर चाइना अभी इसे डिकॉय के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाला है। और स्पेशली ताइवान के साथ अभी चाइना के रिलेशन काफ़ी खराब हो चुके हैं, जिसमें बार बार चाइना ताइवान के एयरस्पेस में घुसपैठ कर रहा है। तो ऐसे में चाइना अपने रियल फाइटर जेट के साथ इनको भी वहां पर डिप्लॉय कर सकता है, जो कि दुश्मन की रडार को कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है रियल फाइटर जेट को सेव करने के लिए इनको डिकॉय के तौर पर वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल लेवल पर इसको लेके चाइना की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन चाइना की अलग अलग मीडिया एजेंसीज की तरफ से और सोशल मीडिया में इन J-6 फाइटर जेट को यहाँ पे ड्रोन से डिकॉय बताकर पोस्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडिजिनस हेलीकॉप्टर इंजन को लेके। हम सब हमेशा से ही इंडिजिनस एरो इंजन की बात करते रहते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का इतना अनुभव होने के बाद भी आज तक हम अपनी खुद की हेलीकॉप्टर के लिए एक इंजन को डेवलप नहीं कर पाए। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक HAL 2015 से ही 1200 किलोवाट के एक टर्बोशाफ्ट इंजन को बनाने की कोशिश कर रहा था और डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, जिसका नाम HTSC 1200 इंजन होने वाला था और ये इंजन 3 से 6 टन क्लास की किसी भी हेलीकॉप्टर को पावर कर सकता है। इसकी सी लेवल में ट्रायल करने के दौरान सभी पैरामीटर को नॉर्मल पाया गया था और इंजन की परफॉर्मेंस 100% तक एक्यूरेट पाए गए थे। कुछ महीने पहले ही HAL की कोरापुट डिवीजन और DMRL की तरफ से सिंगल क्रिस्टल ब्लेड को बनाने की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया गया था, जिसके बाद हम लोग हेलीकॉप्टर इंजन या एरो इंजन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को आसानी से बना सकते हैं। अभी HTSC 1200 इंजन की बात करें तो इसकी फाइनल ट्रायल को करने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिसको HAL की टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद इसे हेलीकॉप्टर की मॉक मॉडल में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा और अगर ये सफल हुआ तो आगे चल के इसकी प्रोटोटाइप को तैयार करने के बाद इसको हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा। इसको कुछ साल तक टेस्ट करने के बाद आगे चल के इस इंजन को हमारी फ्रेंच ओरिजिन 1H1 शक्ति इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर इसको उसी इंजन के एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये इंजन शक्ति इंजन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल इंजन होने वाला है। अब जैसे कि आगे चल के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर को बहुत ही बड़ी मात्रा में आर्मी या फिर एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, तो आगे चल के एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक हमको 1000 से भी ज्यादा इंजन की जरूरत पड़ने वाले, जो कि इसी स्टैंडर्ड के इंजन होने वाले हैं। तो अगर हम खुद की हेलीकॉप्टर इंजन को अभी डेवलप कर लेते हैं तो आगे चल के हम फ्रेंच मोनोपोली को इंडियन मार्केट से खत्म करने के साथ साथ खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके, और भारत और चाइना को लेके अभी मल्टीपल अपडेट हैं जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। जैसे कि अभी चाइना के साथ भारत के रिलेशन एक तनाव के दौर से गुजर रहा है और 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग सक्सेसफुल ना होने के बाद अभी फिर से भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अरुणाचल प्रदेश की साइड में चाइना की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश किया गया था और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से बताया गया कि लद्दाख में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को अभी अपनी सभी रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना पड़ सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के पास सफिशिएंट मात्रा में स्क्वाड्रन मौजूद नहीं है। तो ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अपनी सभी रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भारत पूरी तरीके से चाइना की स्ट्रेटेजी के साथ फैमिलियर हो चुका है और पिछले साल के मुकाबले अभी हम काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। दूसरी तरफ हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से बताया गया कि चाइना को काउंटर करने के लिए अभी हमें रेगुलर अपने टेक्निकल इक्विपमेंट को अपग्रेड करना पड़ सकता है और आजकल की जो लड़ाई होने वाली है वो जमीन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बेस करके होने वाली है। और अभी अरुणाचल प्रदेश में नए सर्विलेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करने की बात की गई है,
जो कि किसी भी तरीके की चाइनीज एग्रेशन का पहले से ही पता लगाने में हमको मदद करने वाला है। और अंत में इंडियन आर्मी के चीफ की तरफ से बताया गया कि अभी जो 13th राउंड की बॉर्डर मीटिंग में कोई भी डिसीजन नहीं निकला है और चाइना हमारी कोई भी शर्त को मानने के लिए यहाँ पे राजी नहीं हो रहा है। इस पर आर्मी चीफ का कहना है हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हर बार बॉर्डर मीटिंग में जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे पक्ष में ही आने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन को यहाँ पे तोड़ देंगे। और आगे चल के बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए आर्मी चीफ की तरफ से फर्दर बातचीत को जारी रखने का प्रस्ताव दिया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।